तो सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले ग्रेटिट्यूड टू ऑल अवर रिस्पेक्टेड मास्टर्स, स्पेशली ग्रेटिट्यूड टू मास्टर हैनीमैन साहब, जिन्होंने होम्योपैथी जैसा साइंस दिया। और इसका जो डेप्थ है होम्योपैथी का ना, एक जन्म में समझना असंभव है, बट हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। ठीक है, तो होम्योपैथी के जितने डायमेंशंस हैं जो हैनीमैन साहब ने बनाए हैं होम्योपैथी, तो कई बार वो छूट जाती है, इधर उधर हो जाती है, बट आप होम्योपैथी को एज अ होम्योपैथी आपको समझना है। ठीक है, तो उससे आपका पर्पस पूरा होगा और हैनीमैन साहब का जो होम्योपैथी बनाने का जो पर्पस है वो पूरा होगा। ठीक है, फाइनली हमको पेशेंट को डील करना है। फिर वो पेशेंट किस सिचुएशन में आता है, कैसे आता है, तो हमको उस सिस्टम की अवेयरनेस रहेगी तो फिर वो हम कर पाएंगे। ठीक है, तो और और ग्रेटिट्यूड उन लोगों के लिए, जैसे सबसे पहले जो जिसकी वजह से वो माइंड मेथड में आया वो श्यामल किशोर सर, तो उनके लिए बहुत बहुत आभार। और जिनसे हम डेली सीख रहे हैं, जैसे कि राव सर ने बहुत काम किया होम्योपैथी में, स्पेशली माइंड सिस्टम के ऊपर, मोहंती सर और हमारे महेश चंद्र सर, जिनका अंडरस्टैंडिंग ही बहुत अलग है। तो ये सारी चीजें हमको एक नई दिशा देती हैं और होम्योपैथी में फ्लेयर अप होने को एक चांस देती हैं और पेशेंट के ऊपर काम करने को हेल्प मिलती है उससे। ठीक है, और स्पेशल ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड रंजीत सर, जिन जो हर दिन हमको नया नया सिखाते हैं और उनके अंडरस्टैंडिंग भी जबरदस्त है, जिससे हम लोग बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये छोटा सा केस था। तो ये देखो आप, ये छोटा सा केस है, इस केस में कुछ नहीं है, बट है बहुत कुछ। ठीक है, तो मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं होता केस का, केस में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको डिसाइड करना होता है कई बार। ठीक है, केस तो केस होता है, लेकिन आपको डिसाइड करना होता है कि वो केस है क्या एक्चुअली। तो इसलिए आपको होम्योपैथी को समझना जरूरी है, कोई एक सेक्टर को समझना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ये केस था, तो ये केस मेरे पास नहीं आया, ये हॉस्पिटल में एडमिट था। ठीक है, तो हॉस्पिटल में एडमिट था और मेरा फ्रेंड जो है वो हॉस्पिटल चलाता है, तो उसकी उसकी जो हॉस्पिटल है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं उसके पास। तो ये केस आया और ये अभी इसको 11वां दिन था। ठीक है, 11th डे हो गया था उसको एडमिट हुए। तो जब उसने सब कुछ कर लिया तो अभी मुझे उसने कॉल किया। तो वो जनरली क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस उनका एंटीबायोटिक होता है, क्योंकि मैक्सिमम केस उनके इन्फेक्शन के रहते हैं। ठीक है, और हर केस में जनरली वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो अभी क्या हुआ, उसने 11 दिन का मैरोपेनम उसको दे दिया। अब उसने मेरे को कॉल किया कि यार इसका WBC काउंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आया तो 13,000 में था, एडमिट हुआ था, लेकिन अभी उसका WBC काउंट 13,000, 23,000, 26,000, 29,000, 35,000, 47,000 कुछ है। अभी मैंने जो रिपोर्ट सेंड किया आपको, जा रहा है। चल, ठीक है, तो अब इसमें करें क्या। और ऊपर से उसका प्लूरल इफ्यूजन है, चेस्ट एक्सरे उसने भेजा, प्लूरल इफ्यूजन और WBC काउंट बढ़ रहा है। तो ये उसने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि वो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये इन्फॉर्मेशन दिया। तो वही पूछ रहा है कि करना क्या है मुझे इसमें। तो मैंने पूछा उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो उसने बोला 99। फिर मैंने पूछा कि वो कर क्या रहा है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको समझना है। जनरली उसके हॉस्पिटल में पुअर पेशेंट एडमिट होते हैं। तो मैंने पूछा कि ये कैसा है बंदा। तो बोला कुछ नहीं, बस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब लोअर सोशियो इकोनॉमिक एरिया से है ये। ठीक है, स्टेटस से बिलोंग करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो बस पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत सांस में दिक्कत होती है, तो वो मास्क लगा देते हैं उसको, ऐसे काम चल रहा है। और 11 दिन से उसको TDS मैरोपेनम 500 मिलीग्राम का ग्राम का चल रहा है उसको। ठीक है, और 11 दिन हो गया TDS दे रहे थे, इसके बावजूद भी उसका WBC काउंट कम नहीं हुआ, वो रेगुलरली बढ़ता जा रहा है। और अभी सिचुएशन ऐसी है, अभी भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है पेशेंट को। ठीक है, WBC काउंट की तरफ से उससे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ उसको थोड़ा सा वो जो प्लूरल इफ्यूजन है उससे उसको थोड़ा सा डिस्निया होता है बस। तो वो ऑक्सीजन से मैनेज हो जाता है। तो फिर मैंने लास्ट एक क्वेश्चन पूछा था उससे कि अभी इसका टेम्परेचर कितना है। तो बोला टेम्परेचर 99। तो ये इतना सही केस है। ठीक है, केस समझा।
ना तो पेशेंट को देखा, ना तो पेशेंट को सुना। और मेडिसिन दिया, आज दिया मेडिसिन, नेक्स्ट डे का ही उसका WBC काउंट कुछ 30,000 के आसपास था, थर्ड डे उसका 28 था, और फिफ्थ डे 20,000 के आसपास आ गया। फिर उसका फिर वापस बढ़ा, नेक्स्ट डे वापस फिर बढ़ गया, फिर एक डोज और दिया। उसके बाद चौथे दिन उसने जांच कराई, मतलब टोटल 7 डेज लगा इसको खत्म होने में, 7 या 8 डेज लगा, ठीक है। फिर उसका 13,000 कुछ आ गया था। तो ये था केस। तो कुछ मेंबर जानते होंगे, बाकी जो लोग नहीं जानते वो लोग बताइए इस केस को कैसे देखेंगे आप लोग। चलिए, बोलिए। केस समझा ना? केस में कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए। अरे किसी को समझ आया कि नहीं? केस 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 में कुछ नहीं, इतना ही है। कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिए, उसमें केस में कोई डाउट हो तो मैंने बताया केस को मैंने देखा नहीं, केस को मैंने सुना नहीं, मेरे दोस्त ने इतना इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा उसका। तो मेरे दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक हुई, तो फिर मैंने वही पूछा कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर बोला उसका 99 ही आ रहा है। बोलिए। फीवर तो लो ग्रेड ही है, बट उसके वो जो दिखा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है ना, WBC बढ़ रहा है हम्म। तेजी से। हम्म। और उसके कंपेरेटिव इतना हाई ग्रेड फीवर भी नहीं है। हाँ। और पेशेंट कुछ कंप्लेन भी नहीं कर रहा है। हम्म। तो एक तो पायरोजेनियम सोच सकते हैं, नहीं तो दूसरा ओपीएम सोच सकते हैं, इंडिफरेंस कंप्लीट डज नॉट कंटेंट। हम्म। बढ़िया। बट ओपीएम वो पायरोजीनियम सोचने के लिए आपको और क्या सोचना चाहिए? जी सर, क्या बोले आप? पायरोजीनियम सोचने के लिए आपको क्या उसका पिक्यूलियरिटीज है पायरोजीनियम का? वो सेप्टिसिमिया में ज्यादा दिन तक फीवर रहता है तो हम देते हैं ना। हाँ हाँ, तो सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया देखिए ना, सेप्टिक फीवर है ना, सेप्टिक फीवर। जी सर। अभी उसका यदि बोरिक खोल के देखेंगे ना, उसमें तो क्या मिलेगा आपको, देखेंगे आप। तो पायरोजीनियम का अलग ही स्टेट है, उसमें फीवर बहुत हाई ग्रेड होता है। और नमस्ते सर। जी मैम, नमस्ते, बोलिए। पेशेंट किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसकी दो वजह हो सकती है। पहली, एक तो जो डिसीज उसने वो अभी मतलब जिस डिसीज से वो गुजर रहे हैं, तो उन्होंने उस स्टेट को एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर उनकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। हम्म। तो अगर बॉडी उन्होंने अगर डिसीज स्टेट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो मतलब कंटेंट रूब्रिक लेके ओपीएम आ सकता है। लेकिन किसी मतलब ये जो डिसीज है उनको बहुत दिन से है, तो वो बहुत मतलब तकलीफ झेल चुके हैं, और उनको अब उस चीज से मतलब ये नहीं हो रहा है, अब वो लड़ नहीं सकते। इस वजह से जो रेमेडी आती है वो मुझे पता नहीं सर, लेकिन ये दो हाँ बातें हो सकते हैं। हाँ, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हाँ बट उस ये जो आप सोच रही हैं वो आपका एवेल्युएशन है और हाँ हाइपोथेटिकल है ना, क्योंकि हमको नहीं पता ना, हमको हाँ पता हाँ, ही नहीं है। जैसे पता ही मैंने नहीं। बताया कि पेशेंट का ना तो बात हुआ, ना तो पेशेंट से हमने कुछ सुना, और तो फिर मैंने उधर दिमाग ही नहीं लगाया। अच्छा। अब वो फ्रेंड एलोपैथी प्रैक्टिस करता है,
है तो बेसिकली वो होम्योपैथी का स्टूडेंट, बट वो एलोपैथी प्रैक्टिस करता है। तो होम्योपैथी का वो सिर्फ एच ही जानता है, ठीक है, बाकी उसको माइंड लेना नहीं आता, तो वो मैंने पूछा भी नहीं। तो ओके फिर सर। अब इमेजिनेशन से यदि हम जाते हैं तो फिर उसकी श्योरिटी का भी पता नहीं ना। हाँ सर। हम्म। ठीक है सर। तो थॉट प्रोसेस अच्छा है, ऐसे सोचना चाहिए। ओके सर। हाँ, और बताएं। बोलिए, और क्या सोच सकते हैं। सभी बोलिए, गलत हो कोई बात नहीं, बोलिए। बोलिए बोलिए, आपको हाँ आपका जो दिमाग में चल रहा ना वो बोलिए, हाँ बोले। जी सर, नमस्ते सर। जी जी, सर नमस्ते जी, बताइए। जी, इसमें सियोनेंथस एक मेडिसिन है, वो दे सकते हैं वो थेरेपेटिक में जैसे दिया जाता है। क्यों, क्या है उसका सियोनेंथस का। वो उसमें ये ब्लड रिलेटेड होता है, जैसे हाई WBC काउंट ज्यादा हो जाता है तो हम्म। जैसे ब्लड कैंसर कंडीशन में ऐसा होता है। हम्म। हाँ, तो ब्लड कैंसर नहीं है ना इसको, इसका WBC काउंट ये समझिए अक्यूट है इसका, ये इन्फेक्शन हुआ है इसको, है ना। बट मेरोपेनम तो सर उतना मेरोपेनम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो सर उतना हाई ग्रेड फीवर भी तो नहीं है, हाँ, तो ये सेप्टिसीमिया जैसे सोचना। होता है तो। हम्म। ओके, थैंक यू सर। इसको सोचेंगे कैसे। हम्म। और बताइए। और सोचिए, किसने क्या सोचा है, सबने ओपीएम बोला है ना, तो ओपीएम नहीं है, क्योंकि ओपीएम के बारे में हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि ओपीएम की तरह किस तरीके से केस लिया ही नहीं हमने। ठीक है, पेशेंट से कोई ना तो पेशेंट से बात हुआ ना डॉक्टर से ऐसा बात हुआ कुछ। तो आपको कम से कम डेटा में, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी आपको कि डेटा ही नहीं है, जो जो जैसी सिचुएशन मिलती है आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे एवेल्युएट करते हैं उसको। बोलिए, सर और पोडो कौन है क्या? बोलेंगे। पोडो में हाँ पोडो है बोले। क्या? पोडो में भी पोडो कंप्लेंट कैसे। है, नो कंप्लेंट है? कंप्लेंट नहीं करता, वो चुपचाप रहता है। हाँ, तो अभी मैं वही तो बोल रहा हूँ, उसका पता ही नहीं ना हमको। ठीक है, मतलब वो पड़ा हुआ है बेड पे। अभी देखो दोस्त ने क्या बोला, मैंने यही पूछा था कि वो क्या कर रहा है, मतलब मैंने उसका माइंड समझने की कोशिश करी। बस वो लेटा हुआ है ऐसा करके, लेटा हुआ है ऐसा करके उसने बोला। और थोड़ी दिक्कत होती है तो उसको ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद निकाल देते हैं, ऐसा। तो वो ऑक्सीजन से थोड़ा सा उसका ब्रीथलेसनेस सेटल हो जाता है। बाकी मेन उसका कंसर्न है, मेरे फ्रेंड का कंसर्न है, उसका WBC काउंट क्यों कम नहीं हो रहा, प्लूरल इफ्यूजन क्यों नहीं गया, ऐसा। सर वो जीना ही नहीं चाहता क्या? ऐसा तो नहीं है? जी। शॉक में है सर, कौन से हाँ, शॉक शॉक में है पेशेंट, ऐसा कुछ? नहीं हमको देखिए, जैसे अभी आप ऐसे एज्यूम कर रही है ना, तो डार्कनेस तो मेरे पास भी था ना, डेटा ही नहीं था मेरे पास। सर नहीं ना मेटाफोरिकली मिला। ऐसे सोच सकते हैं कि वो डब्ल्यूबीसी बढ़ते जा रहा है, मतलब वो जीना ही नहीं चाह रहा खुद से। हाँ, उसकी बॉडी जीना नहीं चाह रही हाँ सर, है ना, वैसे ऐसा ही। ना। हाँ हाँ। WBC काउंट बढ़ते जा रहा है, बॉडी जीना नहीं चाह रही। हाँ हाँ, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, डेथ डिजायर ऐसा।
सोच सकते हैं, ऐसा भी बुरा नहीं है, अच्छा है, मतलब अच्छा है। तो डेथ डिजायर सोच सकते हैं ऐसा कि वो जीना नहीं, बॉडी जीना नहीं चाह रही है, हाँ, उसको जीना बॉडी है, जीना अस्पताल नहीं में चाह इसलिए रही एडमिट है हुआ है ना। क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, सिर्फ हम ऐसा वो जो रिएक्शन दे रही है बॉडी, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा रही है और हाँ प्लूरल इफ्यूजन भी कुछ कम नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब वो इंसान ही वो जीना नहीं चाहता ना, तभी तो वो अपनी तरफ से कुछ कोशिश ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है। बॉडी रिस्पॉन्ड ऐसे ही नहीं कर पड़ा रही है हुआ ऐसा, है। है ना। या हाँ, यस सर। बट यदि आपने ये जो पॉइंट पकड़ा कि बॉडी जीना नहीं चाह रही है, तो इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे? आपको तो दवाई देनी है ना। सर गुड इवनिंग सर। हाँ, अभी मैम उनको ममता मैडम बोल रही थी ना, हाँ, तो वो बताएंगी इसको कि उनने ये सोचा कि बॉडी मरना चाह रही है, मतलब उसकी जीने की इच्छा नहीं है, इसलिए डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा रही है। तो उसको आप अप्लाई कैसे करेंगी प्रैक्टिस में? सर गुड इवनिंग सर। जी मैम बोले। सर वो बेड डिजायर टू रिमेन इन इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, सर ये ले सकते हैं क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये डेटा ही नहीं है ना हमारे पास कि वो पेशेंट क्या कर रहा है, ना तो पूछा गया पेशेंट से, ना तो पेशेंट को देखा गया। सर वो बेड में जैसे लेटा हुआ है तो हाँ, तो कुछ नहीं कर देखिए, रहा है। जब पेशेंट अस्पतालों में भर्ती है तो वो लेटा ही रहेगा ना, क्या करेगा? हेलो अभी सर। देखो आप। हाँ मैम बोले। लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन इसमें दिख रहा है सर। लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन कैसे? तो सर कुछ भी उसमें निकल तो नहीं रहा है ना सर, वो पड़ा ही रहा है। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर भी, ऐसा भी लग रहा है कि कुछ डलनेस लग रहा है पेशेंट में, ऐसा भी सोच सकते हैं ऐसे प्रोग्राम मुझे। तो अभी देखिए आप कि डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, ये रूब्रिक आप कब लगाएंगे? पेशेंट को हमें दिखता है वही, मगर यहाँ नहीं लगेगा सर। मगर मुझे ऐसा लगा कि ये डलनेस है इसमें, और इसमें लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन भी दिख रही है कि कुछ उम्मीद सी नहीं है ऐसा। हाँ, तो अभी देखिए थोड़ा और इसको सोचते हैं कि यदि ये पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और 11 दिन हो गया, तो हम ये भी पूछ सकते थे पेशेंट से कि तुमने उसको रिपोर्ट, डॉक्टर ने रिपोर्ट बताई क्या उसको कि तेरा काउंट डब्ल्यूबीसी काउंट है 11,000 हो गया। अभी समझ रहे ना, थोड़ा ऐसे भी केस लिया जा सकता था कि तुमने उसको काउंट बताया क्या, 11 दिन हो गया, तो उसका कोई कंसर्न डेवलप हुआ क्या इतने दिन में कि नहीं, है ना। तो ऐसे केस में जा सकते थे कि रिपोर्ट दिखाई। अभी देखिए आप, जैसे डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर बोला, तो डॉक्टर ने इसको रिपोर्ट दिखाई कि तेरा काउंट, जैसे वो पेशेंट पूछता रोज कि डॉक्टर साहब आज जांच हुआ, आज कितना आया, तो यहां से भी पर्सनालिटी का पता चल रहा है ना, कि लाइट डिजायर में है वो पेशेंट। अभी ये सब हमको पता ही नहीं ना। अब वो एक दूसरी चीज की डॉक्टर ने बताया उसको कि तेरा काउंट 47,000 है, और इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो फिर इंडिफरेंस हो जाता। तो वो सारा डाटा हमारे पास है ही नहीं ना, और फिर हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते वो फिर हमको सोचना पड़ता, जैसे अभी आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो कई बार हमको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना होता है। सिचुएशन सेम सिचुएशन, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट, तो फिर रिजल्ट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो इंटरप्रिटेशन करेंगे आप, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन आप, इसलिए तो मैंने बताया ना कि जब आप होम्योपैथी को समझते हैं, होम्योपैथी के ऑल एस्पेक्ट्स को समझते हैं आप, तो फिर आपको और चीजें और आसान हो जाती हैं, एंट्री आपकी बदल जाती है, ठीक है। तो जैसे माइंड मेथड में आके हम लोग ब्लॉक हो गए, तो सिर्फ माइंड मेथड नहीं देखना चाहिए, जितने सिस्टम है ना हमारे, जो प्रैक्टिस के जो टूल्स हैं, वो सब हमको एक्वायर होने चाहिए, तो फिर हमारी प्रैक्टिस में जो प्रॉब्लम्स है वो और सॉर्ट आउट होंगी।
तो अभी और क्या सोचेंगे इसमें? इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, आपने सोचा तो नहीं पता ना उनको कि वो अस्पताल में पड़े पड़े क्या कर रहा है, कि जो स्टेट आपकी है उतना ही डेटा मेरे पास भी आया। तो मैंने ऐसा नहीं सोचा कि इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल होगा, वो इमेजिनेशन होता है ना। हाँ, यदि दोस्त बोलता कि ये तो कुछ बोलते नहीं है, 11 दिन हो गए इसको पड़े, बस चुपचाप पड़ा रहता है, तो फिर बैड रिमेन डिजायर बैड ले लो। तो और कैसे सोचेंगे इसको? बोलिए बोलिए, एक सेकेंड। Taciturn suffering indisposed dogs. अभी मैं वही तो कह रहा हूं। तो अभी देखो आपको उस पेशेंट का ना, जब ऐसे केसेस होते हैं तो फिर देखिए आपके पास डेटा ही नहीं है, तो फिर आप उसको इंडिफरेंस सफरिंग, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, आस्किंग नथिंग, ये सब ओपीएम जैसा लगेगा आपको। लेकिन ये सारी बातें तो हवा में है ना, क्योंकि हमको पता ही नहीं। जब पता नहीं तो फिर आप उस डेटा को एनालिसिस करके गलत दवाई तक जा सकते हैं। हाँ, यदि वो ऐसी सिचुएशन में है तो फिर आप पूछो आप। तो मेरे पास जो डेटा था सिर्फ इतना ही था। पेशेंट, डॉक्टर ने बोला, मतलब मेरे फ्रेंड ने बोला कि इसको प्लूरल इफ्यूजन है, चेस्ट में पानी भरा हुआ है, उसने एक्सरे भेजा, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका ये है कि मैंने 11 दिन एंटीबायोटिक दे दिया, उसका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ने खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब एंटीबायोटिक दिया है तो उसका डब्ल्यूबीसी काउंट घटना तो चाहिए, ठीक है। तो वो डॉक्टर भी हैरान है कि इसका डब्ल्यूबीसी काउंट क्यों नहीं कम हो रहा है। पूरा 11 दिन का हाईएस्ट एंटीबायोटिक, मतलब सब मेन एंटीबायोटिक उसने दे दी, जब बाकी सब सारी एंटीबायोटिक्स खत्म हो जाती तो वही देता है आदमी, ठीक है। तो इसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो फिर मैंने पूछा इसका टेम्परेचर कितना है, उसने बोला 99। फिर मैंने एक रेमेडी यहीं पे बोल दी उसको। तो आपको ये समझना है कि मैंने दवाई कहां पे बोली और क्यों बोली होगी। तो ये जो केस मैंने आपको शेयर किया ना, हाँ बोले सर। मेरा जो लग रहा है जो उसका प्लूरल इफ्यूजन और इतना डब्ल्यूबीसीएस बढ़ा हुआ है, लेकिन उसका टेम्परेचर ओनली 99 और उसका टेम्परेचर तो शायद उससे ज़्यादा होना चाहिए था। यहाँ पे एक जो कोऑर्डिनेशन फेल लग रहा है, ये शायद थूजा हो सकता है सर। कोऑर्डिनेशन कैसे फेल? तो उसका टेम्परेचर और ज़्यादा होना चाहिए था, जैसा ऐसा नहीं है, थोड़ा कम लग रहा है टेम्परेचर। जितना होना चाहिए उतना नहीं है सर। वेरी गुड, बोलिए बोलिए मैम बोलिए। साइकोटिक है ना मियाज़म, तो उसने हाइड कर दिया। जैसे डब्ल्यूबीसी उसका इतना ज्यादा है, लेकिन उसको टेम्परेचर उसका उतना नहीं आया एज कंपेयर टू उसका डब्ल्यूबीसी। तो थूजा राइट, तो इसको थूजा ही दिया था। अभी समझा थूजा क्यों? तो देखो मैंने वही बताया कि आपको वैसे नहीं सोचना है, मतलब वो भेड़ चाल नहीं चलना है। केस केस होता है, आपके पास केस किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो वो जिस फॉर्म में आए आपको उस फॉर्म में ही देखना है, अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाने का है जब आपके पास डेटा हो, तो उस डेटा को आप एवेल्युएट करिए, एनालिसिस करिए, फिर उसके बाद। लेकिन जहां पर डेटा नहीं है, जो डेटा है आपको उसको समझना है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये मायाज्मेटिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू रेमेडी दिया था हमने, ठीक है। तो अभी समझा मायाज्म क्या? साइकोटिक मायाज्म, प्योरली साइकोटिक। तो साइकोटिक का मतलब क्या? ठीक है, साइकोसिस मतलब उसके जो की पॉइंट है साइकोसिस के क्या है? जैसे प्रोलिफरेशन, इनकोऑर्डिनेशन, अभी है ना,
इस्लाम जी ने बताया ये इन कोऑर्डिनेशन। तो बॉडी इन कोऑर्डिनेट कर रही है, ठीक है। पहला इन कोऑर्डिनेशन यही है क्या, और एक्सेसिव डिपोजिशन, ठीक है। प्रोलिफरेशन, डिपोजिशन, इन कोऑर्डिनेशन, ये तीनों पॉइंट थे इस केस में। तो केस में क्या था देखो आप, इन कोऑर्डिनेशन क्या था, जो उसका WBC काउंट है वो बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर 99, 102, 103 तो हो, ठीक है। तो वो टेम्परेचर बॉडी ने शो नहीं किया, तो दिस इज इन कोऑर्डिनेशन, इन एप्रोप्रिएट, ठीक है। और ऐसा किस मायाजम में होता है, ये साइकोसिस में। और WBC काउंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो दिस इज प्रोलिफरेशन। और डिपोजिशन कहाँ, साइकोसिस, इस डिपोजिशन कहाँ, उसके चेस्ट में, तो ये जो डिपोजिशन दिस इज ऑल्सो साइकोसिस, ठीक है। तो एक्सेसिव प्रोलिफरेशन, इन कोऑर्डिनेशन, एडिमा, ठीक है, डिपोजिशन, ये सब चीज किस में आती है, साइकोसिस में आती है। तो यहां से हमने उसको साइकोसिस थूजा, साइकोसिस सोच के उसको थूजा दिया था। थूजा के 200 का एक डोज दिया उसी दिन, और फिर बीच में डाउन हो गया था उसका WBC, फिर बीच में फिर से बढ़ने लगा था, तो फिर एक डोज और दिया। 2 डोज में उसका खेल खत्म हो गया, उसको एकदम नॉर्मल हो गया, उसका प्लूरल इफ्यूजन भी खत्म हो गया, ठीक है। ये यहां तक क्लियर हुआ। यस सर। पोटेंसी कौन सा, पोटेंसी बता दीजिए सर। पोटेंसी दिया था 200। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना है आपको कि कोई भी केस आपके पास कैसे आता है। तो एक आइडिया, ये यही मैंने बताया था लास्ट टाइम पे भी, कि होम्योपैथी तो प्रैक्टिस करना है, लेकिन एक आइडिया भी जरूरी है कि कौन से केस में आपको कैसे एंट्री करनी है और क्या करना है। तो हर बार वही माइंड 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 ढूंढते रहो माइंड, ठीक है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। माइंड होते हुए भी हम बराबर इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, बराबर एनालिसिस नहीं कर पा रहे, या रूब्रिक गलत लगा रहे हैं, तो कितनी सारी चीजें होती हैं, और जो दिख रहा है हम उसको छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इस केस में हम यदि उधर से जाते तो पता नहीं क्या क्या सोचते, फिर जाके केस लो। तो जहां जितनी सिचुएशन है, जैसी सिचुएशन है, आपको उस हिसाब से उस केस को हैंडल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से थूजा ने उसको काम किया। तो देखो आप, थूजा का माइंड एंड बॉडी कोरिलेशन की वो देखो आप, जैसे अभी इन्होंने बताया इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो थूजा का भी ऐसे इन कोऑर्डिनेशन चलता है। थूजा कितना सीक्रेटिव रेमेडी है, ठीक है। तो WBC काउंट अभी किसी ने बताया कि लैक ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो वो जो लैक ऑफ रिएक्शन भी है ना, उसका सीक्रेटिवनेस है, वो बॉडी लेवल पे है कि WBC काउंट बढ़ा होने के बावजूद भी वो टेम्परेचर शो नहीं कर रहा है, वो भी उसका सीक्रेटिवनेस है, वो भी उसका हाइडिंग नेचर है। इसी तरीके से थूजा डिसीटफुल होता है। अभी क्लियर हुआ ना कैसे है डिसीटफुल, कि जब वो सिम्टम ही नहीं देगा तो फिर आपका पैथोलॉजी अंदर ही अंदर क्या हो रहा है आपको कैसे मालूम चलेगा, ठीक है। इसीलिए साइकोसिस वन साइडेड डिजीज, बहुत सारी वन साइडेड डिजीज पैदा करता है, ठीक है। तो देखो आप, जैसे ट्यूमर्स हुए, वर्ड्स हुए, सिस्ट हुए, लाइपोमा हुआ, ये सब साइकोटिक ओरिजिन डिजीजेज हैं, ठीक है, लेकिन वन साइडेड है, इनमें बहुत सारे सिम्टम नहीं होते। ठीक ऐसा ही अभी देखो आप, अंदर ही अंदर ब्रेस्ट लंप में कई बार कैंसर बन जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो यही है उसका थूजा का डिसीटफुल नेचर बॉडी लेवल पे, ठीक है। तो वो सिम्टम ही नहीं देता, तो सिम्टम नहीं देता तो वो हाइड करता, सीक्रेटिवनेस है उसकी, और यहां से वो डिसीट करता है पेशेंट को। तो माइंड लेवल पे भी थूजा डिसीटफुल होता है। क्लियर हुआ ये कि नहीं? यस सर। इसमें कोई डाउट थूजा में? सर एक बात पूछना था। हाँ। हर लंप के केस में हम दे सकते हैं क्या, जैसे ब्रेस्ट का ट्यूमर दिखता है, लाइपोमा नहीं है, नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं। अभी देखिए, ये अदर टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस है, जहां पे अभी देखो, जब हम माइंड मेथड में आ गए तो कोई डॉक्टर इंटर करेंट रेमेडीज की बात नहीं करते, ठीक है, नहीं करते ना।
यस सर, प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथी। प्रैक्टिस करते हैं माइंड मेथड में, हो सकता है वो पर्सनल लेवल पे करते हो पर कोई बात नहीं करता। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये मायाजमेटिक रेमेडीज या मायाजम जैसे कोई चीज नहीं होती, वो जो रेमेडी है वही कवर कर लेता है, बट ऐसा नहीं है। देखिए आप, हैनीमैन साहब ने इतना कुछ डिस्कवर किया है, तो होम्योपैथी के एस्पेक्ट बहुत बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी तो ये जो मायाजम उन्होंने डिस्कवर किया और मायाजमेटिक प्रिस्क्राइबिंग के ऊपर जो उन्होंने बोला, तो ये तो देखो आप, जो थूजा है, सल्फर है और सिफलिनम है, ठीक है। एंटीसोरिक साहब का सल्फर, तो उसको एंटीसोरिक इसलिए बोला गया क्योंकि वो, इसलिए वो पॉलीकैस्ट रेमेडी आप देखना कितने सारे उसने सिम्टम प्रोड्यूस किए, लेकिन जो उसके सिम्टम हर मेडिसिन में जो आपको मिलेगा ना, तीनों मायाजम मिलेंगे, लेकिन जिसकी वाइड रेंज जो उसकी प्रूविंग हुई है ना, उसने जो सिम्टम प्रोड्यूस किए हैं वो सोरिक लेवल पे है, ठीक है, इसलिए उसको एंटीसोरिक बोला। इसके जो साइकोसिस है, उसने सबसे ज्यादा जो थूजा एंटी किंग मतलब एंटी साइकोटिक उसको जो बोला गया, इसलिए उसने, क्योंकि उसने जो मैक्सिमम सिम्टम दिए वो साइकोटिक, ठीक है, डिपोजिशन, ग्रोथ, इनकोऑर्डिनेशन, प्रोलिफरेशन, ठीक है, ग्रोथ, इस तरीके से उसने जो सिम्टम दिए, इसलिए वो साइकोटिक। और जो सिफिलिट है उसने डिस्ट्रक्शन पैदा किया बॉडी के अंदर, तो ये एज अ इंटरकरेंट रेमेडीज यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस में। तो बहुत सारे डॉक्टर इंटरकरेंट, तो जब आपका एक रेमेडी फेल होता है, तो जो आपका कई बार देखो आप कैसे फेल होता है, मैं एक और केस बता रहा हूँ। एक बच्चा मेरे पास आता है, वो मेरे फ्रेंड का बच्चा है, ठीक है, वो जब से पैदा हुआ है ना, पैदा होने के 1 साल बाद, अभी 3 साल का हो गया, 1 साल में वो 5 बार मेरे पास आ गया। पैदा होने के सबसे पहले जब पैदा हुआ तब उसको सीवियर निमोनिया हुआ, बचने की उम्मीद नहीं थी, वो हॉस्पिटलाइज हुआ, वहां पर उसको एंटीबायोटिक दिया, 10 दिन में वो रिकवर होकर बाहर आया, ठीक है। उसके बाद से वो साल भर में करीब 5 बार भर्ती हो चुका, 5 बार, ठीक है, हर बार भर्ती होता था। तो ये बार बार, और निमोनिया कैसा होता था, थोड़ा कुछ होता था उसका सीवियर, 2 से 3 से 4 दिन में उसका पूरा चेस्ट कंजेस्टेड हो जाता था। अब वो जब 3-4 बार वहां एडमिट होकर ठीक करा लिया उनने, अब उसकी रिकरेंसी साल भर में वो 4 बार हो गई, तो मेरे पास वो आया, ठीक है। तो पहली रेमेडी मैंने दिया उसको बेलाडोना, ठीक हो गया, बेलाडोना से ठीक हो गया, वो चला गया, क्लिनिक पे ही उसका ब्रीथलेसनेस खत्म हो गया, रेस्पिरेशन 60 था, 40 के आसपास आ गया एक डोज से ही, और वो ठीक होके चला गया। अब वो 3 महीने बाद फिर आता है, फिर सेम समस्या लेके, उसका फिर चेस्ट कंजेस्टेड, रेस्पिरेशन 60-65 के आसपास, ठीक है। अब मैंने उसको दिया, अभी की जो टोटलिटी थी मैंने उसको दिया एंटिम टार्ट, ठीक है, ये 2 बार हो गया। अब एक बार और आया था तो मैंने उसको दिया लैकेसिस, अब वो 4थी बार आया, सेम समस्या और सेम ड्यूरेशन, मतलब वही 3-4 महीने के अंदर पे। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, फिर से टोटलिटी, फिर से उसका नया ढूंढेंगे कुछ? नहीं सर, अभी इंटरकरेंट चाहिए उसको। एग्जैक्टली उसको जब मैं भी थक गया, मैं भी सोचता था यार बार बार क्यों आ जाता है। अभी देखो आप, मैं जब मैं माइंड से प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैंने उसको बेलाडोना दिया, फिर मैं वही सोचने लगा कि बार बार क्यों आ रहा है ये पेशेंट, मतलब मैं भी सोचने में लग गया, अब सोचने में लग गया, ठीक है, कि एंटिम टार्ट भी दे दिया, बेलाडोना भी दे दिया, हर बार वो ठीक हो रहा है, लेकिन अभी वो ठीक क्यों नहीं हो रहा, वो बार बार क्यों आ रहा है मेरे पास। फिर मैंने अभी इस बार उसकी कोई टोटलिटी नहीं बनाई, कोई और दवाई नहीं सोची, क्या देना था अभी मुझे? थूजा दिया सर आपने। थूजा क्यों? क्योंकि सर उसको वो साइकोटिक ट्रेड्स दिखा रहा था ना, बार बार रिकरेंट वो एस्थमा ब्रोंकाइटिस, इसलिए सोचा सर इंटरकरेंट थूजा। और कोई क्या देंगे अभी इसको? बेसिलिनम किसी ने कहा, किसी ने एंटीसोरिक कहा, हाँ एंटीसोरिक क्यों? बेसिलिनम देंगे सर। बेसिलिनम क्यों? बेसिलिनम क्यों? तो बेसिलिनम नहीं दिया और थूजा नहीं दिया, और
और क्या देंगे? और एक डोज दिया उसके बाद अभी ट्यूबरकुलिनम सर। हाँ ट्यूबरकुलिनम दिया था, तो एक डोज दिया ट्यूबरकुलिनम का 200 का एक डोज दिया, उसके बाद अभी 2 साल हो गया, बच्चा वापस नहीं आया। वो मेरे फ्रेंड का बच्चा है, अब वो सारे मौसम टॉलरेट कर रहा है, जो जैसा है वो ऐसा चल रहा है उसका। अभी समझा ना? तो इधर में दवाई दे दे के थक जाता। तो ये बेसिक ट्रेट्स जो होते हैं वो उस डिस्पोजिशन के अंदर वो डिस्क्रेस या मॉर्बिडली प्रेजेंट है, इसलिए वो बार बार उसको ट्रिगर कर रहा है कि तुम बीमार पड़ो। तो ये ट्यूबरकुलर टेंडेंसी थी उसकी, ठीक है। तो ये ट्यूबरकुलर का क्या होता है? ट्यूबरकुलर देखिए आप, सोरा प्लस सिफिलिटिक, ये 2 का कॉम्बिनेशन होता है। तो सोरा, जैसे हम लोगों ने सुना है कि जो सोरा होता है वो मदर ऑफ ऑल डिजीज एंड ससेप्टेबिलिटी फॉर ऑल डिजीजेस एंड ऑल मायाजम। तो सबसे पहले आप जब तक सोरिक नहीं होंगे तब तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे ना। तो उसी सोरा से साइकोसिस, उसी साइकोसिस से ट्यूबरकुलर और फिर सिफिलिस। तो जब तक सोरा नहीं आएगा तब तक आपको साइकोसिस और सिफिलिस नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी देखो कैसे होता है। सोरिक ने आपको ससेप्टेबल बनाया कि आप एलर्जी कैच करो, ठीक है। एक बार आपको इन्फेक्शन हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, अब धीरे धीरे जब आपको ये टेंडेंसी बन गई तो यही चीज आपकी किधर पहुंच गई है? जब आप मतलब टेंड हो गए आप बीमारी के लिए, तो वही चीज आपको ट्यूबरकुलर की तरफ ले जाता है। लेकिन ट्यूबरकुलर और सोरा में ये अंतर रहेगा कि ट्यूबरकुलर मतलब उसका जो पेस होता है बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी डिसीज पैदा करके आदमी को मारने की क्षमता रखता है, ठीक है। और उसी में जो सोरिक होता है वो जैसे जो छोटे मोटे इन्फेक्शन हो गए, वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, छोटी सी सर्दी खांसी, इस तरीके की ये सारी सोरिक मैनिफेस्टेशन है, सुपरफिशियल लेवल पे होता है। साइकोसिस थोड़ा डीप होता है, सिफिलिटिक और डीप होता है, और ट्यूबरकुलिनम के बाद फिर होता है सिफिलिस, ठीक है। तो ट्यूबरकुलिनम और सिफिलिस दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो जो ट्यूबरकुलिनम होता है आपको टेंडेंसी, तो इसकी जो टेंडेंसी देखो आप, 3 दिन में ही चेस्ट कंजेस्टेड। अभी समझा ना कि उसकी ब्रीथलेसनेस कितनी हो गई? तो ये है उसका पेस, मतलब उसने इन्फेक्शन कैच किया और उसके बाद इतना जोर से सेटल होता है कि उसके लेने के देने पड़ जाते हैं, मतलब आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। साइकोसिस में मरने का खतरा नहीं होता, साइकोसिस लाइफ थ्रेटनिंग इतना नहीं होता उसके। तो मतलब एक उसके पीछे आ गया सोरा, फिर साइकोटिक, फिर सिफिलिस। क्लियर हुआ ना थोड़ा थोड़ा? तो इसलिए मैंने उसको ट्यूबरकुलिनम दिया कि उसकी रिकरेंसी कितनी बार और कितनी मतलब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में आ रहा है वो बच्चा, इसलिए ट्यूबरकुलिनम। अभी किसी ने कहा बैसिलिनम, तो इन दोनों में बेसिक अंतर ये है कि अभी देखो बैसिलिनम बहुत ज्यादा, देखो एक नोसोड है उसके बारे में जो लिटरेचर में लिखा है, पढ़ा है कि ट्यूबरकुलिनम मतलब कम इफेक्टिव है देन बैसिलिनम। बैसिलिनम मोर वाइड रेंज उसका स्पेक्ट्रम है, जो काम करने का वाइड रेंज है, ठीक है। लेकिन ट्यूबरकुलिनम ज्यादा यूजफुल रेमेडी है, ठीक है। बैसिलिनम बाद में आई, बैसिलिनम को बर्नेट ने प्रूफ किया है, ट्यूबरकुलिनम हैनीमैन के जमाने से है, ठीक है। इसलिए आपको ट्यूबरकुलिनम में पहले ध्यान जाना चाहिए। जनरली बेसिक डिफरेंस क्या है इसका? हॉट और कोल्ड पर डिपेंड करता है। तो ट्यूबरकुलिनम जनरली चिली रेमेडी है और बैसिलिनम हॉट रेमेडी है। बट अभी यहाँ पे मैंने वो डिसाइड नहीं किया था कि ये हॉट है या कोल्ड है बच्चा, ठीक है। तो देखो आप अभी भी उसका चलता रहता, तो अभी हम ये कहेंगे कि प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिली इसलिए, तो फिर ट्यूबरकुलिनम का तो बच्चा ही नहीं था ना वो। फिर अब हम यहां से ये देखना शुरू कर देंगे कि हो सकता है कोई ट्यूबरकुलिनम का ही बच्चा हो, ऐसे ही ना, ऐसे ही करते ना फिर हम रेट्रो स्टडी। हेलो, इसलिए ट्यूबरकुलिनम ने काम किया, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक मैथमेटिक थ्योरी अलग है, उसके अलग कॉन्सेप्ट है, उसकी अलग तरीके से प्रैक्टिस है। तो इसलिए तो कितने आप क्लासिकल प्रैक्टिशनर को देखोगे आप, वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो नहीं लेते माइंड के रूपरेख, फिर भी उनके केसेस कैसे निकलते हैं। अभी आप यकीन नहीं करेंगे, एक ऑनलाइन कॉल आता है मेरे पास,
ऑनलाइन कॉल आता है। उसने क्या बोला, डॉक्टर साहब मेरा इधर का लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है, सब मेंटल लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है, ठीक है। खांसी सर्दी हुई थी, 15 दिन चली, खांसी सर्दी तो ठीक हो गई, लेकिन ये लिम्फ नोड बढ़ा रह गया। और लिम्फ नोड बड़े होने की वजह से जो करेंट मेंटल स्टेट थी, जबरदस्त एंजाइटी कि ये लिम्फ नोड क्यों बढ़ा है, क्योंकि वो डॉक्टर ही था। लिम्फ नोड बढ़ा क्यों है, उसको बहुत जबरदस्त टेंशन। अभी समझ रहे होंगे क्या टेंशन होगा उसको। हेलो, टीबी का, हाँ ट्यूबरकुलोसिस क्या का डर, ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर का भी कैंसर का भी डर हो सकता है। अब वो बंदा इधर उधर भागे पड़ा है। और अब होम्योपैथी में तो छोड़ो, एलोपैथी डॉक्टर 3 डॉक्टर को दिखाया है, उन्हें 15 से 20 दिन का 1 महीने का एंटीबायोटिक दे दिया, सेफोडॉक्सिन CV, मतलब अच्छा एंटीबायोटिक डबल कॉम्बिनेशन के साथ, कुछ नहीं हुआ। अब बोला डॉक्टर ने क्या तुम डॉक्टर नहीं होते तो मैं इसको निकाल के फेंक देता। फिर मैंने क्या दिया होगा उसको, कुछ नहीं, बस इतना ही। उसने बोला कि सबमेंटल लिम्फ नोड मेरा इलाज है, बस। ट्यूबरकुलिनम नहीं, उसे ट्यूबरकुलिनम नहीं दिया, नहीं। माइंड मैंने पूछा ही नहीं, माइंड का कोई आइडिया नहीं। उसने बोला ये बिफोर माइंड मेथड प्रिस्क्राइबिंग के पहले का केस है। उसने वो बोला कि मेरे को ऐसा सा प्रॉब्लम है, सब मेंटल लिम्फ नोड इलाज है, बस दवाई दे दिया। सर फुर्जा दिए हैं? नहीं, उसको दिया था बैसिलिनम, उसको दिया बैसिलिनम 0/1, 3 डोज ही गया उसका, 3 डोज बस, गायब। ठीक है, जो 3 महीने से लिम्फ नोड नहीं गया, बैसिलिनम, वही बताया, बैसिलिनम को वाइड स्पेक्ट्रम है। और जब चीजें रह जाती हैं, ट्यूबरकुलिनम जो ट्यूबरकुलर जो इफेक्ट होता है ना, वो अक्यूट होता है। जैसे कि वो इन्फेक्शन था ना, मेरे को इन्फेक्शन था और बहुत सीवियर इन्फेक्शन था, बहुत सारी चीजें हो गई थी। उसके बाद यदि उस टाइम पे वो ट्यूबरकुलर सिचुएशन थी, लेकिन वो जो रेसिड्यू पार्ट रह गया, तो वैसे भी बैसिलिनम इंटरकरेंट और उसका थ्रोट एरिया में बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, तो जो थ्रोट की पैथोलॉजी है वहां पर बैसिलिनम आप यूज कर सकते हैं, जब वो थोड़ा सा क्रॉनिसिटी हो जाए, अक्यूट के बाद कुछ रेसिड्यूअल रह जाए तब। फिर वहां आपको ट्यूबरकुलिनम नहीं, बैसिलिनम सोचना है। ठीक है, तो इस तरीके से वो ठीक हुआ था। तो ये जो केस है और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये सबको आना चाहिए, मतलब होम्योपैथी आनी चाहिए। फिर आपको माइंड सेंसेशन जो भी है, एक टाइम पे तो ग्रेस्प करना इतना इम्पॉसिबल है, मतलब एक लाइफ में इम्पॉसिबल है, बट जो चीज हम ग्रेस्प कर सकते हैं और इजीली अप्लाई कर सकते हैं वो तो आपको आनी चाहिए। एक छोटे छोटे टूल्स, ऑल दीज आर द टूल्स ऑफ होम्योपैथी। आपको वो टूल्स पता तो हो कम से कम कि हमको यूज क्या करना है। नहीं तो फिर हमको पता ही नहीं है तो हम यूज कैसे करेंगे, है ना। तो मैं अभी भी वो उस बच्चे के केस में स्ट्रगल करता जिसको मैंने ट्यूबरकुलिनम दिया था। एक केस और मैं बता रहा हूं। वो एक अभी भी वो मेरी, मतलब वो 6 महीने का ही बच्चा था, उसको सर्दी खांसी बुखार और एडमिट, फीवर उतर ही नहीं रहा था। फिर बोतल चढ़ के एंटीबायोटिक देख के 3 से 4 से 5 दिन उसको छोड़ते थे, फिर 15 से 20 दिन बाद वापस सर्दी खांसी बुखार एडमिशन, फिर उसको ऐसे करके कम से कम 3-4 बार हो गया। तो फिर वही मेरे जो फ्रेंड है उसने भेजा मेरे पास कि एक बार आप होम्योपैथी में दिखाओ। मैंने एक मेडिसिन दिया, उसके बाद से उसको वापस एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। यहां क्या देंगे? बैसिलिनम में देंगे सर। क्यों? क्यों बैसिलिनम? अपर रेस्पिरेटरी में जनरली पॉलिप्स या ऐसे रिकरेंट राइनाइटिस में
अच्छा काम करता है। अभी बताया ना इसका, सर्दी खांसी बुखार एडमिशन हॉस्पिटलाइज। ट्यूबरकुलिनम बहुत तेजी से आ रहा है ना, और रिपीटेड आ रहा है। हाँ, ये ट्यूबरकुलिनम है जो इतना स्पीड के साथ कि आपको भर्ती करना पड़े। ठीक है, नहीं भर्ती करेंगे तो जान निकल जाएगी, क्योंकि चेस्ट इतना ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। तो ये देखो आप, लाइफ थ्रेटनिंग होता है ट्यूबरकुलर मायाजम, इसलिए इसको भर्ती करना पड़ता है। और तो इसका रिकरेंस डोज क्या देखो दिया आपने? 200, एक डोज 200 दिया, उसके बाद वापस उसको एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी, और मतलब वो ठीक ही हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर उस बच्चे को बीच में एलर्जी हुई थी, वो एपिसोड से निकल आई, फिर उसको एलर्जी हुई थी, तो फिर मैंने उसको उसका बेसिक नेचर समझ के मैंने उसको पल्सेटिला दिया था। तो फिर पल्सेटिला से अभी देखो आप, एलर्जी के लिए डॉक्टर ने उसको 3 साल से रेगुलर कौन सा मोंटेक एलसी साइरप दे रहे थे, नागपुर के डॉक्टर। ठीक है, पल्सेटिला की 2 डोज से वो बच्चा आज भी ठीक है, 7 साल हो गया, मतलब मेरे सामने ही वो 6 महीने से 7 साल हो गया, पूरी फैमिली आती है। तो इस तरीके से होम्योपैथी से हम लोग ट्रस्ट डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले वहां से, कहां से, कि वो जो बार बार भर्ती होती थी, उसके बाद से उसको भर्ती नहीं होना पड़ा। तो ये सिर्फ अभी समझो आप कि होम्योपैथी इज द ओनली सिस्टम ऑफ मेडिसिन थ्रू विच you can provide greatest comfortness to the suffering mankind in the existing era। आज के टाइम पे होम्योपैथी जैसा कोई नहीं। ठीक है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत बहुत। ठीक है, हमारे पास सब है, हम लोग यूज नहीं कर पाते, और टफ भी है, इसलिए भी यूज नहीं हो पाता। एलोपैथी इजी है, सीधा सीधा है, मतलब फिक्स है वो, है ना, इसलिए वो चलता भी है। आपको चलाना है, वो चलता है, आपको चलाना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलिए। 10 बज गया। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन फैमिली, तो तब भी ट्यूबरकुलिनम सोच सकते हैं क्या सर? हाँ, फैमिली हिस्ट्री ट्यूबरकुलोसिस, तो देखो आप, ये मायाजम है ना, मायाजम इनहेरिटेड है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। तो मायाजम जैसा कोई ऐसा माइक्रोस्कोप से ढूंढने से कुछ मिलने वाला नहीं है, वो एक काइंड ऑफ सिंड्रोम। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम। ठीक है ना, जैसे कि ट्यूबरकुलिनम, तो एक तो डायरेक्ट टीबी हुआ है, तो क्योंकि वो नोसोड है, तो जो टीबी है, जो टीबी का बैक्टीरिया है, उसने किस तरीके से सिम्टम पैदा किए होंगे। तो बॉडी देखो, बॉडी अलग कहीं नहीं है, हम सिर्फ माइंड की बात करते हैं ना, तो बॉडी अलग से कहीं नहीं आई, बॉडी भी साइन एंड सिम्टम देती है, आप उसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ कैंसर, तो आप कार्सिनोसिन सोच सकते हैं, एक एंटर करेंट रेमेडी आपको देनी है ऐसा, तो कई बार आपका केस ओपन हो जाता है। ठीक है, हम लोग कई बार क्या करते हैं, केस आया सीधा रूब्रिक लगाए और भिड़ गए ऐसे। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आखिर वो रेमेडी फेल क्यों हो रही है ना। अभी देखो आप, जैसे वैन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल टू क्योर, अभी वो लास्ट केस में यही था ना, उस ट्यूबरकुलिनम वाले बच्चे में वही तो था कि मेरी 2 बार 3 बार जो अभी स्टेट वाइज मैंने दे दिया, लेकिन उसकी रिकरेंसी चेकआउट नहीं हुई। तो अब यदि हम माइंड से सोचेंगे तो ये कहेंगे कि फिर यदि अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई रूब्रिक है, कोई टोटलिटी नहीं मिली, है ना। तो ऐसा है। और कोई बोलिए। सर डायबिटीज की हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है एक पेशेंट के मेरे फैमिली में, मतलब कम से कम 8 से 10 मेंबर को डायबिटीज है फैमिली में। ट्यूबरकुलिनम। अच्छा, डायबिटीज में भी ट्यूबरकुलिनम। हाँ, जो डायबिटीज है ना, वो ट्यूबरकुलर ओरिजिन है। यदि मायाजम को आपको समझना है तो उसकी पैथोलॉजी समझनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, बोलिए और कुछ।
और कोई डाउट हो तो बोले, कुछ क्वेश्चन हो तो बोले, कोई क्वेरी हो तो बोलिए। हाँ, गुड नहीं इवनिंग तो बंद सर। करें। जी मैम, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग बताइए। सर। हाँ सर, ये जो सिफिलिनम है एज इंटरकरेंट, वो कब यूज करते हैं? सिफिलिनम जब सिफिलिस की हिस्ट्री हो, मतलब सिफिलिटिक ट्रेट्स की हिस्ट्री हो, ठीक है, जहां पे जैसे देखो आप, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। जैसे कई बार आपको देखने को मिलेगा रिकरेंट माउथ अल्सर। ओके। तो वो जो अल्सर फॉर्म होना मतलब डिस्ट्रक्शन होना, ठीक है। तो जहां पर भी डिस्ट्रक्शन का हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री जैसे कि अभी देखो कार्सिनोसिन, जो कार्सिनोसिन ना, कार्सिनोसिन को संकिरण सर ने एक अलग मायाजम दिया है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कौन सा मायाजम दिया उसको? कैंसर मायाजम, ठीक है। पहले हैनीमैन के टाइम पे वो कैंसर 3 ही में मायाजम, आएगी, हाँ जी। है ना, तो उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक कार्सिनोसिन बोला है। बट जहां पे आपको ना ऐसे सिफिलिटिक ट्रेट्स मिले, फैमिली हिस्ट्री मिले, या पेशेंट के जीन में ट्रेट्स मिले हैं, मतलब पेशेंट की पैथोलॉजी बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है, रिकरेंट अल्सर फॉर्म हो रहे हैं। अभी आप देखो जैसे कि क्रैक्स, कॉर्नर्स माउथ क्रैक्स, पेनिस में क्रैक्स पड़ते हैं, है ना, इस तरीके की जहां पर भी हिस्ट्री मिलती है ना, हिस्ट्री है या वो जा नहीं रहे हैं, तो एक बार आपको सिफिलिनम देना है, उसके बाद आपको रेमेडी यूज करनी है जो आपकी सिलेक्टेड रेमेडी है, ठीक है, ऐसे। ओके। तो पहले ना इसको यूज करने से पहले हमको सोरा में क्या आता है, साइकोसिस में क्या क्या है, और ट्यूबरकुलिनम में क्या है, और सिफिलिस में क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसमें पैथोलॉजी कौन कौन सी आती है ना। तो ऑटो इम्यून डिसीज में कैसे करेंगे? ऑटो इम्यून डिसीज में वो भी डिस्ट्रक्टिव है ना? डिस्ट्रक्टिव है ना, हाँ। फिर उसका पैटर्न, अभी देखो आप, एक केस था हमारे यहाँ पे एक कोई डॉक्टर है, वो भी होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, और जबरदस्त केस था। वो कोई ऑटो इम्यून डिजीज, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी पैथोलॉजी थी। उस बंदे का क्या था, यहां से पूरे बाल निकल गए थे, ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन पे, और ब्लड ऊज आउट होता था, ब्लीडिंग होती थी, ब्लीडिंग। अभी समझा ना, ब्लीडिंग होती थी उस बंदे को, और किसी भी डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया कि इसकी पैथोलॉजी क्या है। कुछ डायग्नोसिस हुआ था, बट वो एलोपैथी की साइड का था ही नहीं कि वो क्योर कर सके या उसको मैनेज भी कर सके, ठीक है। तो उनने क्या किया था, इस डॉक्टर के पास उस पैटर्न को देख के, ये जो पैटर्न है ना, जिग जैग इस तरीके की, शायद सिफिलिनम आप पढ़ना, इस पैटर्न को देख के। अभी देखो आप, जैसे एलोपेसिया होता है ना, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होता है एलोपेसिया, बाल झड़ जाने, ल्यूकोडर्मा डिस्ट्रक्शन, है ना। तो ऐसी जगह पे भी आप इंटरकरेंट रेमेडी एज सिफिलिनम यूज कर सकते हैं, जब आपको रिजल्ट ना मिले तब, जब आपकी रेमेडी आपको लगता है कि दवाई सही है, बट माइंड मेथड से चलते हैं ना। हेलो, अभी देखो आप, इसलिए आईसीआर सिस्टम है वो माइंड मेथड में क्यों नहीं आता, क्योंकि अभी देखो आप, जब हमने कोई केस किया, माइंड मेथड ऑफ कोर्स बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। यदि हमने कोई केस देखा, ठीक है, अब हमको समझ में नहीं आ रहा, अभी हम यहां पे कैसे कंफ्यूज होंगे कि ये पेशेंट वही है कि नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर हमको लगेगा कोई रूब्रिक गलत है हमारा, ऐसे ही ना, ऐसा होता है कि नहीं। तो फिर हमको वही लगेगा, तो फिर हम वहां तक नहीं जा पाएंगे कि वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल, तब आपको क्या करना है। फिर हम वहां तक कहां जाएंगे, हम तो सिर्फ दवाई ढूंढते रह जाएंगे ना, समझा। इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज डिफरेंट। तब आपको कैसे मालूम चलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसका मेंटल मेकअप, फिजिकल मेकअप, उसकी जनरलिटीज, क्योंकि जनरलिटीज चेंज नहीं होती। हेलो, माइंड तो गड़बड़ बोल ही देगा, बॉडी कहां गड़बड़ बोलती है, पसीना आ रहा है तो आ रहा है, सिर पर पसीना आ रहा है तो आ रहा है। हेलो, एक्सेसिव क्रेविंग फॉर रॉ राइस, वो कोई बदल नहीं सकता, माइंड में कुछ भी क्यों ना हो, वो कोई बदलेगा क्या। इसलिए कुछ रेमेडीज की कुछ पिक्यूलियरिटीज जो है ना, इसलिए एक
कंप्लीट टोटलिटी ली जाती है, जहां पर कंफ्यूजन के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए फिर वो लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं कि व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल, तब आपको ऐसा सोचना है, क्योंकि उनकी वेल सिलेक्टेड रेमेडी यहाँ से उन्हें पकड़ लिया। भले उतना बराबर माइंड मैच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर है, क्योंकि सिर्फ माइंड नहीं, उसका बॉडी भी मिलाया उन्हें, है ना। कई बार हम रूब्रिक इंटरप्रेट नहीं कर पाते, या रूब्रिक हमको पता ही नहीं है, बट बॉडी के जो हमने रूब्रिक्स लिए हैं उसमें कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। याद है मैंने एक केस बताया था कहीं पे, क्रेविंग फॉर रॉ राइस, वेरी बैड एटोपिक डर्मेटाइटिस ठीक हुआ है यहाँ से, सिर्फ यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, हाँ। तो अभी समझो ना, तो देखो आप, ये सारे डिस्कशन होम्योपैथी के डायमेंशंस के ऊपर है कि होम्योपैथी कितनी वैरायटी की है। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, पेशेंट को ही ठीक करना ना, कहीं से भी जाए। तो फाइनली ये है कि आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, और फिर वो ये देख के नहीं आया कि आप क्या प्रैक्टिस करते हो। आपको माइंड समझ में आ गया तो आ गया, फिजिकल समझ में आ गया तो आ गया, पर्टिकुलर आ गया तो आ गया, जो समझ में आ जाए वहां सब दवाई दे दो, है ना। कंजेनिटल डिफेक्ट्स में भी सिफिलिनम बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, तो सिफिलिटिक वही है ना, वो एक तो डिफेक्ट हो गया ना सिफिलिस। वैसे भी जितने भी बर्थ से डिजीज होती है वो सिफिलिटिक ही होती है, कॉन्जेनिटल डिजीज। सर हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ सर एक मेरा पेशेंट है, 61 इयर्स का है, सीवियर जॉइंट पेन है, मस्कुलर पेन बहुत ही ज्यादा है। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल चालू है, कलकेरिया काव उनकी चालू है, लेकिन वो हर 2 दिन के बाद, मतलब 2 महीने हो गए हैं, लेकिन एग्रेवेशन ही है, बाकी कोई सिम्टम्स नहीं है न्यू अपियर। लेकिन जो दर्द है वो 2 दिन के बाद मुझे मैसेज डालता है, कुछ तो करो, मुझे इतना सीवियर पेन हो रहा है कि पूछो मत, एसिडिटी भी बहुत बड़ी है, मुझे कुछ तो करो करके। हाँ, तो अभी देखिए आप, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में ना हम लोग क्या करते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स, पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हैं ना। यस सर। अब आपको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू ट्रीट द डिसीज इन दैट पर्सन और डिस्पोजिशन। तो हम लोग जनरली जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ढूंढते हैं ना, तो वो उसके डिस्पोजिशन पर ढूंढते हैं, उसका डिस्पोजिशन समझने की कोशिश करते हैं, मेंटल, फिजिकल, पार्टिकुलर। इसी डिस्पोजिशन को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी डिस्पोज होता है, मतलब कि ये बंदा ऐसा है, डिस्पोज मतलब दिखाई देना, ठीक है, डिस्प्ले, है ना। तो अभी देखो आप, अब यदि आपका कैलकेरिया कार्ब, आपको ऐसा लगता है कि वो कैलकेरिया कार्ब है, तो ये भी हो सकता है कि आपको वो पेशेंट कैलकेरिया कार्ब ना हो, या वो कैलकेरिया कार्ब होते हुए भी कैलकेरिया कार्ब की करंट स्टेट नहीं हो। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, उस कैलकेरिया कार्ब में वो डिसीज पर्सन कौन है, मतलब वो इस कैलकेरिया कार्ब इज अ पर्सन। अब उस पर्सन में डिसीज कौन है, वी हैव टू ट्रीट द डिसीज इन दैट पर्सन। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। अभी आपका जो पेशेंट जिस स्टेट पर बात कर रहा है ना, माइंड मेथड में ये बहुत बढ़िया चीज है, वो जिस स्टेट पर बात कर रहा है, आप वहां से भी, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो बीमारी एक्यूट है, क्रॉनिक है। ठीक है, क्रॉनिक है तो आपको डिटेल केस लेना पड़ेगा, और आप एक ये भी तरीका कि आपको केस को कैसे मैनेज करना, ताकि आपके पास पेशेंट टिक पाए। तो अभी जैसे पेशेंट अनबियरेबल पेन की कंडीशन, वो सिचुएशन बता रहा है, बहुत तकलीफ है। ठीक है, अभी देखो आप कैसे कैसे एग्जाम्पल मिलते हैं। अब आप लोग ना, जब भी आप अपना केस देखो ना, तो उस पर आप पूरी होम्योपैथी देखने की कोशिश करो। आप उसका मयाजम देखो, उसका डिस्पोजिशन देखो, वो पेशेंट पर्सनालिटी देखो, उसके कॉन्स्टिट्यूशन देखो आप, और फिर आपने क्या दिया और वो उसने कैसे काम किया, ये भी देखो आप। तो फिर आपको लगेगा कि होम्योपैथी ना कितनी वाइड रेंज है, कितने इसके कलर हैं। ठीक है, अभी देखो आप, जैसे आपका केस है, मेरी मदर को सीवियर माइग्रेन का केस, अब मैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दिए जा रहा हूं।
अब वो इतनी रिलीजियस हैं कि मत पूछो आप, कितनी मदरहुड उनके अंदर है मत पूछो आप। वो काली म्यूर से उनका कुछ ठीक हुआ था, ठीक, काली म्यूर से, लेकिन अभी माइग्रेन में काली म्यूर कोई काम नहीं कर रही। बट माइग्रेन के टाइम पे उनकी करंट स्टेट क्या है ये आपको देखना है। तो करंट स्टेट में ना सीवियर पेन, और ये बाप रे कितना दर्द, इस तरीके से हमने उनको बेलाडोना दिया। बेलाडोना देने के बाद आज तक पेन नहीं हुआ, 1.5-2 महीने हो गए टोटल पेन, जबकि हर 2-4 दिन में पेन होता था, इवन पेन किलर भी काम नहीं कर रही थी। अभी क्लियर हुआ ना? यस सर। तो अभी देखो, इसीलिए वी आर डीलिंग विद द स्टेट ऑफ द पेशेंट, है ना। अभी आपने बहुत सारे लोग कैलकेरिया कार्ब दे दिया तो जीवन भर के लिए वो कैलकेरिया कार्ब से नहीं चलेगा पेशेंट। तो आपको ऑल्टर स्टेट देखनी पड़ेगी, करेंट सिचुएशन समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको यही ट्राई करना है कि उसकी मेन कॉज एंड इफेक्ट के साथ जो भी प्रॉब्लम मिल जाए, उसका कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन कॉज इज अनसर्टेन, इफेक्ट इज सर्टेन। तो कॉज अब 20 साल पहले क्या हुआ तो उसको ही नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन इफेक्ट इज सर्टेन, जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, वहां से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन तक पहुंचने के लिए हमारे पास ढेरों तरीके हैं, ये होम्योपैथी खूबसूरती। और वही चीज प्रॉब्लम भी है कि हमको इतने सारे रास्ते आपको पता होना चाहिए, है ना। यस कि जैसे अभी देखो, मुझे मेडिसिन भी समझनी थी, पेशेंट भी समझना था, फिर एंटी मायाजमेटिक कोई रेमेडी समझनी थी, तो पहले मायाजम का कॉन्सेप्ट समझना था, तब जाके मैंने उसको दिया, नहीं तो कैसे देता मैं। अभी क्लियर हुआ? ऐसे आपको चलना पड़ेगा। तो आपको उसको ज्वाइंट पेन कहां से आया, उसको ज्वाइंट पेन क्यों हो रहा है, उसकी पैथोलॉजी कहां से डेवलप हुई हो, तो उसका पहले बेसिक नेचर समझो आप, फिर कॉज ढूंढने की कोशिश करो आप। तो उस बेसिक नेचर में भी कॉज कुछ ऐसा मिल जाए जो उसके बेसिक नेचर से नहीं मिलता, तो कॉज इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। यस सर। तो यही चीजें हम लोग अभी पेड ग्रुप पे करने वाले हैं, आप समझिए, थोड़ा डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो एक आइडिया आपकी बहुत सारी चीजें बदल सकता है। तो हम लोग एक आइडिया को ही सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो जब तक आइडिया आपके दिमाग में फिक्स नहीं होगा ना, तब तक आप चलेंगे ही नहीं उस आइडिया से। एंड स्मॉल आइडिया मेक बिग डिफरेंस इन आवर प्रैक्टिस लाइफ एंड सो मेनी थिंग। तो बी अवेयर अबाउट आइडिया, ठीक है। तो इसलिए मैं होम्योपैथी को ना एक पार्ट में कभी नहीं देखता, होम्योपैथी इज अ होल सिस्टम। तो फिर आपको पास पेशेंट ये देख के नहीं आ जाएगा कि ये डॉक्टर क्या प्रैक्टिस करता है। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास एक उसका फेसबुक में एक फॉरेन लेडी का एक मैसेज आता है कि डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ा ट्यूमर, यूटेराइन फाइब्रॉइड, बहुत बड़ा यूटेराइन फाइब्रॉइड। उसने, तो फिर मैंने हंस दिया, बोला कौन सा दवाई देना डॉक्टर साहब। तो फिर मैंने हंस दिया, मैंने कहा कि हम लोग तो ऐसे प्रैक्टिस करते ही नहीं है, मुझे पूरा डिटेल लेना पड़ेगा। तो फिर उसने कहा कि क्या डिटेल, और फिर उसने छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत दिनों बाद मैसेज आता है मेरे पास, कम से कम 6 महीने बाद, कि डॉक्टर साहब वो ट्यूमर खत्म हो गया, फ्रैक्शनस अमेरिकाना मदर टिंचर यूज करके। और सरप्राइजिंगली बहुत बड़ा ट्यूमर था, उसका कई सेंटीमीटर में ट्यूमर था। तो उसमें क्या बुराई है? हेलो, कुछ बुराई है क्या मदर टिंचर देने में? हाँ, लेकिन उसको पता तो है कि मैंने क्या लिया है। तो जब आपको पता है तब इससे होम्योपैथी का एवोल्यूशन होगा, होम्योपैथी फ्लेयर अप होगी, तब आपको पता है। लेकिन बहुत सारे लोग पेटेंट प्रैक्टिस करते हैं तो वो होम्योपैथी को डिग्रेड कर रहे हैं। तो होम्योपैथी के देखो सारे टूल्स आपको पता होने चाहिए, कहाँ कौन सी चीज यूज करनी है, बट सिंगल रेमेडी एट अ टाइम, है ना। तो इतना बड़ा ट्यूमर गायब हो गया फ्रैक्शनस अमेरिकाना से, तो क्या दिक्कत मदर टिंचर से? तो ऐसे छोटी छोटी टिप्स हैं। तो होम्योपैथी इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि इसमें इतने सारे सेट्स हैं कि सारे सेट्स हम लोग एक बार में अडॉप्ट कर नहीं सकते, और जरूरी तो है कि वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए।
इसलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलिए। एक बात और याद रखिए, अभी बहुत से लोग फिजिकल, पर्टिकुलर और ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, वो यदि सिंगल रेमेडी दे रहे हैं तो नथिंग इज बैड, क्योंकि समथिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ होल, मतलब होल सिस्टम, और वो छोटा सा भी सिम्टम प्रोड्यूस करता है और बहुत पिक्यूलियर है ना, तो वो भी बहुत काम का है, और वो वहीं से उस पूरे सिस्टम को ही हील कर देता है। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे कि मैंने वो क्रेविंग फॉर रॉ राइस वाला जो केस था ना, कैसे ठीक हुई है वो लड़की, आज भी ठीक है, और वेरी वेरी बैड एटोपिक डर्मेटाइटिस, है ना। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको इस जन्म में आप पूरा नहीं सीख सकते, लेकिन जितना आप जानते हैं उसको यूज कैसे कर सकते हैं, ये आपको सीखना है। ठीक है, तो माइंड करें, कोई डाउट हो तो बोलिए। 10 बज गया। थैंक यू सर। सर ये इंटरकरेंट रेमेडीज का भी एक बेसिक सेशन ले लीजिए पेड में। हाँ, ऐसे ही सीखेंगे ना हम लोग, ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स से, छोटी छोटी चीजों से। तो जब आप आए ना तब आप करके देखिए इसको, जब आपके पास आता है ना कोई चीज तब आप करके देखिए, मजा आएगा। डिफरेंट, मतलब होम्योपैथी का डिफरेंट होरिजोन आपको पता चलेगा कि होम्योपैथी इतने नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको पेशेंट को हैंडल कैसे करना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए आपको होम्योपैथी चाहिए। कितने आईसीयू में पेशेंट भर्ती रहते हैं, किससे हिस्ट्री लोगे आप? हेलो, किससे हिस्ट्री लोगे? और वो हिस्ट्री क्या दे रहा है और आप कैसे इंटरप्रीट कर रहे हो, फिर कैसे अप्लाई करोगे, कितना जेन्युइन है वो, आपको पता है ना कितना जेन्युइन है वो नहीं पता। इसीलिए अदर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, माइंड के साथ साथ उसकी पैथोलॉजिकल एप्लीकेबिलिटी वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पैथोलॉजी का नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, राइस के केस, वो जो बताया केस, उसमें क्या मेडिसिन दिया था? ढूंढना आप लोग, दवाई नहीं बताऊंगा, ढूंढो आप लोग। ठीक है, तो ये ढूंढो आप लोग, ढूंढने से बहुत, रिपर्टरी में सब कुछ है। ठीक है, रिपर्टरी है, मटेरिया मेडिका है, ढूंढो आप, मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट में रूब्रिक है क्या सर? क्रेविंग ढूंढिए, कोई किसी ने डाल दिया होगा, में तो ढूंढो ना आप लोग, मिलेगा, ढूंढोगे तो मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही जब आपके पास पेशेंट आता है ना, तो बी क्यूरियस एंड फॉलो योर क्यूरियोसिटी एंड यू विल गेट रिजल्ट। ठीक है, आप वो पा जाओगे जो आपको चाहिए। ढूंढो तो आप, मतलब लेमैन बन जाओ, फिर उसको ढूंढना शुरू करो। पेशेंट में आज ऐसा था, फिर उसको ढूंढो आप, रूब्रिक के फॉर्म में, किसी फॉर्म में। तो जो आपको पता होगा वही आप पेशेंट में ढूंढेंगे भी। और ये रॉ राइस वाले मामले से मैंने 2, 3, 4 केस निकाले हैं, और वंडरफुल, सिर्फ इसी से। तो ये पिक्यूलियर है ना, आप समझो। आप अब स्वीट खाना किसको पसंद नहीं है, सोचो आप। तो आपको ना मॉर्बिड चीज पकड़नी है केस में, कि स्वीट खाने वाले कितना, आप देखो, आप जरा क्रेविंग फॉर स्वीट 100 मेडिसिन से ऊपर होंगे, है ना। हेलो, यस सर। लेकिन क्रेविंग फॉर स्वीट एंड स्वीट एग्रावेट्स, इसमें बहुत कम रेमेडी होंगी। तो दीज आर द फिजिकल जनरल्स जो उस पेशेंट के डिस्पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है।
इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं, ये प्योर 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 सिम्टम है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसको देखना। ठीक है, अभी कोई और कुछ हो तो बोलिए जल्दी से, नहीं तो बंद करें, 1 घंटा हो गया ज्यादा। आया ना समझ में कुछ थोड़ा थोड़ा? आप लोग सब लोग कर रहे हैं, सब भूल जाते हैं, एक्चुअली मैं भी भूल जाता हूं, ऐसा नहीं है, पर ये एक अवेयरनेस वाला सेशन था, इसलिए मैंने ये केस प्रेजेंट किया। ठीक है, सर जो आप बोल रहे हैं रॉ राइस वाला, उसमें एक रूब्रिक ढूंढा है, जनरल फूड एंड ड्रिंक्स राइस डिजायर ड्राई। इसमें एलुमिना है और फॉस्फोरस स्टेफी और टिक्रियम थेरिडियन। तो इसमें से आपने कौन सा दिया? हाँ ये अब थोड़ा आपको केस देखना पड़ेगा, है ना, तो थोड़ा सा केस देखना पड़ेगा आपको। हाँ अभी देखो आप, बहुत इंटरेस्टिंग। अब इसीलिए मटीरियल मेडिकल का नॉलेज, अभी देखो आप कितना, अब मैं कहां तक पहुंच गया, देखो आप, मैं कहां से शुरू किया कहां तक पहुंच गया। इस तरीके से होम्योपैथी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जैसा है, ठीक है ना। अभी देखो आप, तो इसका इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगा? अदर्स एक्सपीरियंस। तो मैंने एसपी कोपिकर का एक बुक पढ़ रखा था, ठीक है, उसमें लिखा है। अब आप लोगों के पास है, किसी के पास एसपी कोपिकर? हाँ एसपी कोपिकर नहीं है नहीं सर। है। हाँ, तब मैंने पढ़ रखा था उस बुक को, तो वो पूरी फुल एक्सपीरियंस्ड 70 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ होम्योपैथी, उनका ये टाइटल ही था बुक का। तो आपको ध्यान आया होगा, 70 साल का उनका एक्सपीरियंस है ना। तो उस 70 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने लिखा, दिस इज द ग्रेटेस्ट रेमेडी टू रिमूव द क्रेविंग ऑफ रॉ राइस। उनने ऐसा लिखा था, वहां से मैंने पढ़ रखा था और ये केस मिला मुझे, मैंने दिया। इतना बैड एटोपिक डर्मेटाइटिस है, मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा कि मतलब हॉरिबल था, पूरा बॉडी फटा हुआ था उसका, और वो 2 डोज 3 डोज से ही निकल गया। कितने होम्योपैथ कितने एलोपैथ, 10 साल एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया उसने, कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा है, तो ये छोटे टिप्स हैं, टिप्स भी जरूरी है, होल अंडरस्टैंडिंग जरूरी, सारी चीजें जरूरी है। तो कुल मिलाकर के आपको सब पढ़ना है, ठीक है। बाइंड करें। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। आपने पेशेंसली सुना। थैंक यू सर। हेलो आलोक सर, गुड इवनिंग सर। हेलो जी मैम बोलिए। सर, वंडरफुल लर्निंग ऑफ इंटरकरेंट मेडिसिन सर। काफी अप्रोचेस डिफरेंट होते हैं, काफी लर्निंग डिफरेंट होती है, लेकिन हर एक केस में डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए। ये बहुत अच्छा आपने सिखाया, तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बार ये इंटरकरेंट रेमेडी के कारण हमारा छूट जाता है, कुछ कुछ केसेस ना हमारे फेल हो जाते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए अप्रोच सभी को। तो ये इसके थ्रू भी हम एंटर करें तो काफी केसेस निकाल सकते हैं। तो हर चीज में हम माइंड मेथड ही नहीं, बहुत सारे अप्रोचेस है, हर पेशेंट डिफरेंट वे से हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट को लेके चले, काफी कॉन्सेप्ट्स है, काफी फैसेट्स है। हर पेशेंट, एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। सम पेशेंट्स will be cured by generals only. Some patients will be cured by only physicals only, and some patients will be cured by mental symptoms only. With miasmatic approach only we can cure some cases. तो कोई भी पेशेंट कोई भी रूप में
कोई भी फैसेट लेके कोई भी डिफरेंट अप्रोच लेके आ सकता है। तो हमको कौन से पेशेंट में कैसे दिमाग लगाना है, कौन सी चीज को उठाना है, कौन सी चीज को छोड़ना है, ये सारी चीजें अगर हम लोग रेगुलरली क्लासेस अटेंड हमको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो यही हम पेड सेशन में लेके आने वाले हैं। तो थैंक यू आलोक सर वंस अगेन, थैंक यू ऑल ऑफ। बढ़िया मैम, बढ़िया। और अभी मैम का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, पायल मैम है, रमा मैम है, इन लोगों ने विजेकर सर से सीखा है। तो उधर वैसे भी मैथमेटिक अंडरस्टैंडिंग बहुत डेप्थ में सिखाई गई है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, गुड नाइट।